मशहूर ज़माना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अदाकार राशिद महमूद से मिलने फिल्म दिल्ली गेट की शूटिंग पर बागे जिना पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। अरे मुजाहिद शेख साहब यार, सॉरी मैं फ़ोन करता रहा तो मैं आज कमिटमेंट आपसे थी मेरी। हाँ। ये भी एक आखिरी डेट थी इनकी। अच्छा, ये शूट है उसकी नई फिल्म है नदीम चीमा की, दिल्ली गेट। अच्छा, खत्म हो गई उसकी। चले तो यहीं बैठ के गप लगाते हैं आपसे। अरे ये तो ज़्यादा, तो मैंने अभी काम वाले कपड़े नहीं पहने हुए, अभी ये कुछ वो उनका दूसरा पोर्शन जो है वो कर रहे हैं, तो मैं अच्छा, चाय मंगाऊँ आपके लिए? बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि ये रिकॉर्डिंग है, फिल्म की शूटिंग है? शेख साहब, ये फिल्म जो है ना, ये वॉल सिटी अंदरून लाहौर के शहर की दिल्ली गेट जो है वो टाइटल है इस फिल्म का नाम है। ये उसके अंदरून शहर के जो वहीं की कहानी है। इसमें जावेद शेख साहब, मैं और खालिद भट्ट, हम तीनों जो बुजुर्ग हैं ना, वो यार है ज़िंदगी भर के। जावेद शेख साहब अब्रॉड चले गए हुए हैं, वापस आ जाते हैं अपनी ज़मीन। अफसल कबूतरबाजी का शौक़ रहा हुआ है उनको। मैं जो हूँ, मैं किसी दौर में बदमाश हुआ करता था, फिर बुजुर्गी में आके थोड़ा सा टेम हो गया हुआ हूँ। खालिद भट्ट साहब पहलवान हैं। तो ये अंदरून सिटी की कहानी अच्छा है ये स्क्रिप्ट। तो बस ये फिल्म ख़त्म हो गई अब। अच्छा राशिद साहब, आपका कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, आपने बालों का स्टाइल जो है वो पोनी पीछे कर लिए। कोई फिल्म का किरदार है या ये असल में मेरे 2-3 काम है जिसमें बड़े बालों की ज़रूरत है। इनके भी अभी मैंने ये काम वाले कपड़े भी नहीं पहने हुए और गेटअप भी, इसमें भी मेरे सारे बाल ये खुल जाएंगे। फिर एक और फिल्म है मेरी जो सैयद नूर साहब की, तेरे बाजरे दी राखी, उसमें भी मेरे ये बड़े बाल है। उसकी शेप कुछ थोड़ी सी और है। फिर ये एक इसी नदीम चीमा की एक और नई फिल्म है जिसकी शूट रहीम यार खान में है 22 से इसी महीने की। उसमें मेरे इसके साथ मज़ीद कुछ लगे, वो कुछ मैक्सिकन स्टाइल की ऑड सी कहानी है। तो फिर पोनी जो है ये भी कहीं किसी टेलीविज़न के ड्रामे के लिए। तो अब मैं वो जो होता है ना, मेरी कोशिश होती है कि विजुअल जो है ना, वो मेकअप वाले मुझे बना तो देते हैं माशाल्लाह मेरी सारी, लेकिन बाज़ जगह जो ओरिजिनल एक रिक्वायरमेंट और मेरे पास प्रिविलेज हो कि मैं वो रख सकता हूँ, तो फिर मैं उसको प्रेफर करता हूँ। तो इस वजह से बाकी इस आलम पीरी में तो मेरे बड़े छोटे छोटे बाल होने चाहिए। तो ये मेरे काम के उस तरह के श्रृंगार है जो मैंने रखे हुए हैं। फिल्म डायरेक्टर नदीम चीमा और अदाकारा सुजैन से मुलाकात की। राशिद साहब बताइएगा, हमारे साथ कौन कौन है आज? ये जो बैठा है ये बच्चा बाज़ार तो बड़ा छोटा सा यंग सा है, और ये मेरे हाथों में ये निकर पहनता था, पैंट पहनता है। मैं तब से इससे एफिलेट हूँ। नदीम चीमा, उसके बराबर में ये बैठी हुई है सुजैन फातिमा, ये इस फिल्म की हीरोइन है। सुजैन, पहले आपसे बात करते हैं। आप बताएंगे इस फिल्म में कैसा आपका किरदार है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है राशिद महमूद साहब के साथ? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और मैं पहले इनसे शुरू करूंगी। राशिद महमूद, तारीफ़ तो जितनी करो उतनी कम है, क्योंकि सीनियर है और जितना आप सीनियर से सीखते हैं उतना ही आपके लिए और फ़ायदे के लिए होता है। जिस तरह बहुत सारे 3-4 ऐसे नाम है, कबीर खान है, आबिद अली हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, टीचर्स हैं। फिर तीसरे ये आ गए, इनके साथ सीन्स किए फिल्म में, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और रही फिल्म की बात, तो ये मेरी बिल्कुल पहली फिल्म है और ऑलमोस्ट हम लोग पूरा ही काम कंप्लीट कर चुके हैं। आपका इसमें किरदार किस किस्म का है? दिल्ली गेट नाम जो है वो अंदरून शहर का एक मशहूर दरवाजा, उस नाम से फिल्म बन रही है। बिल्कुल, ये सारी तो क्या स्टोरी इसमें भी गाने वाने हैं उस तरह से? आपने भी इसमें रक्स किया है?
सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि हाँ डांस, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर्स में दिखाया है बहुत ही एक सुलझी हुई सिंपल घरेलू लड़की दिखाया, तो उसमें बहुत ज़्यादा डांस नहीं दिखा सकते थे क्योंकि वो मार्जिन नहीं था। लेकिन इसके अलावा आपको इस फिल्म में एक अच्छी चीज़ ये मिलेगी कि काफ़ी अरसे बाद, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी फिल्म में कवाली आई हो, अभी जितनी भी फिल्म्स आ रही हैं, तो इस फिल्म में कवाली भी है। उसका बहुत अच्छा हम लोगों ने शूट किया, कोई 3-4 दिन हमें लगे मज़ार में। अच्छा, आपने बताया कि आप फर्स्ट टाइम ये मूवी, पहली मूवी आपकी जी, जो कर जी। रही हैं आप, और आपका इंतखाब कैसे हुआ? आपका कोई ऑडिशन हुआ जो आपके किरदार में आप फिट कैसे अच्छा, ये भी बैठे? बड़ी मज़े की कहानी है। नदीम साहब, हमारे जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, यासिर, ये लोग सब कराची आए थे। मैं कराची बेस्ड हूँ, तो तकरीबन कोई 100 के करीब इन्होंने लड़कियों के ऑडिशंस लिए, और ये लोग कम से कम 1 महीने से ऊपर है, 1, 2, 3 करते कराते जब मेरे तक ये बात पहुंची तो इनकी नेक्स्ट डे इनकी फ़्लाइट थी और मैं शूट पे थी। मैंने कहा कि आप आ जाए मेरे शूट पे, फिर हम लोग प्लान मिल लेते हैं। तो अचानक से इनकी फ़्लाइट जो है वो अचानक उसी सेम डे आ गई, तो हम मिल नहीं सके। फिर मेरा जो ऑडिशन हुआ वो मेरे से वीडियो कॉल पे हुआ कि मैंने इनको इन्होंने मुझे डायलॉग भेजे कि आप ऐसा करें कि ये बोल के दिखा दें। मैंने कहा ठीक है, बोल के दिखा देती हूँ। तो इत्तेफाक से मैं कहेगी कि आपकी लक होती है कि आपको जो आपके नसीब में काम लिखा हुआ होता है वो आपको मिलना होता है। अब कहाँ 100 लड़कियों को ये मिले फेस टू फेस के, मतलब लाइक ये बंदी ठीक है, हाँ ये कैरेक्टर में जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो कौन से डायलॉग थे जो आपने इनको ऑडिशन के लिए सुनाए? कोई हमें भी सुनाए? अच्छा, वो तो डायलॉग अभी मुझे याद भी नहीं, वो खुद से बनाए थे क्योंकि वो तो कुछ खुद से बना के बोल दो, बना के ऐसे ही बोल दो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ? मैं एक शरीफ खानदान की कुछ ऐसे ही था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएगा। अच्छा नदीम, आप बताएं कि इसमें राशिद साहब का किरदार कैसा है और फिल्म का काम कितना हो गया, और इसमें कौन से अदाकार और कौन से हैं इसमें? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई, आप हमारे सेट पे तशरीफ़ लाए। फिल्म 95% कंप्लीट हो चुकी है। सॉरी के साथ मेरा गला बैठा हुआ चूँकि हम सेट पे थे और काफ़ी दिनों से शूट हमारा कंटिन्यू चल रहा है। दिल्ली गेट, जैसा कि आपको पता है, अंदरून वाल सिटी ऑफ लाहौर का 12वां दरवाज़ा है दिल्ली गेट। तो ये कहानी जो है द किंगडम ऑफ लव, मोहब्बत की सल्तनत है दिल्ली गेट। इस फिल्म के जितने किरदार हैं वो आपको ज़िंदगी से जुड़े हुए रिश्ते नज़र आएंगे। जैसा जावेद शेख साहब इस फिल्म में एक कबूतरबाज का रोल कर रहे हैं। चूँकि अंदरून लाहौर का कल्चर है तो कबूतरबाजी यहाँ की सकाफत में आता है, इस कल्चर में आता है। हमारा हीरो है, वो कुछ चीज़ें हैं मैं ओपन कर सकता हूँ, इससे कहानी ओपन नहीं होगी। जैसा कि हमारा हीरो है वो जावेद शेख साहब का बेटा है, वो भी कबूतरबाज है। राशिद महमूद साहब अंदरून दिल्ली गेट का एक ऐसा किरदार जो किसी ज़माने में जब गरारी वाले चाकू का ज़माना था तो ताऊ एक बदमाश कहलाता था, लेकिन जब घर में बेटी पैदा हुई तो एक शरीफ, एक ऐसा बाप बना कि पूरा दिल्ली गेट उनकी इज्जत करता है। हाँ। इसी तरीके से खालिद भट्ट साहब का किरदार इस फिल्म में बहुत ही डिफरेंट है। एक खलीफा जो किसी ज़माने में अखाड़े का पहलवान था और फिर उसके बाद जब खलीफा बना तो एक मोतबर आदमी पूरे दिल्ली गेट का। और इसी तरीके से इस फिल्म में शफकत चीमा साहब अंदरून दिल्ली गेट का एक कब्ज़ा माफिया, एक लैंड माफिया और कबूतरबाज भी, जो कि अगेंस्ट हैं जावेद शेख साहब के। शमून अब्बासी साहब हैं एक एंटायरली डिफरेंट रोल में इस फिल्म में, और एक ऐसा किरदार शमून अब्बासी साहब का कि जो उनकी लाइफ का बेस्ट रोल है और जो उन्होंने काम किया है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग किया है। शमून अब्बासी साहब एक ऐसा टाइकून का कैरेक्टर कर रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, जिसमें फिल्म का हीरो उनका फैन है। ये पहली फिल्म होगी कि हीरो विलन का फैन है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स बड़े मज़े के रोल हैं इसमें, जिसको ओपन नहीं करूँगा। कवि खान साहब, सुजैन फातिमा साहबा जो हमारी फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस हैं, लीड रोल कर रही हैं, इनके फादर का रोल कवि खान साहब कर रहे हैं। एक एक्ट्रेस है हमारी रोमा माइकल जो इसमें सेकंड लीड में है। वो भी अंदरून दिल्ली गेट की एक ऐसी लड़की जो कि एक पान फरोश लड़की है, गजरिया उसका नाम है, बट पान फरोश लड़की है। उसका भी एक बड़ा ग्लैमर फुल एक करैक्टर उसका भी है। तो बाकी जो सारे करैक्टर्स हैं इन्होंने मिल के इस फिल्म को जो रंग दिए हैं वो बनती है फिर दिल्ली गेट। अच्छा, एक अंदरून शहर का एक कल्चर है, इसकी लैंग्वेज जो है, इसका जो लहजा है एक बड़ा मखसूस किस्म का होता है।
तो वो भी कोई किरदार आपने इसमें रखा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जैसे शेख साहब हैं या राशिद महमूद साहब हैं, खालिद भट्ट साहब हैं, इनका प्योर वो जो लहजा अंदरून लाहौर का लहजा है, इन्होंने वही बोला है। जैसा कि सुजैन साहब हैं, चूँकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो इनके पास तो वो लहजा नहीं है, उस अंदाज में नहीं बोली, लेकिन राशिद महमूद साहब, खालिद भट्ट साहब, जावेद शेख साहब, शफकत चीमा साहब, इन लोगों का यही लहजा है, यही एक्सेंट है। नदीम, थैंक यू वेरी मच। सुजैन, बहुत शुक्रिया। शेख साहब, मैं चूँकि काम तो इन पे हूँ, लेकिन अभी मेरी बारी नहीं आई हुई, तो अब इतना मार्जिन आपके इस काम में है कि मैं इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर आपके पास आऊँगा, प्रॉप्स पहनूंगा और फिर मैं आपके शॉट पे आता हूँ। राशिद साहब, आपने सैकड़ों किरदार अदा किए हैं, खासकर टेलीविज़न में नेगेटिव रोल आपने बड़े अच्छे किए हैं। कहाँ से शनाख्त बनी? कौन सा किरदार ऐसा सामने आया टेलीविज़न पे जो आपको स्ट्रीट के लोग, जो सड़कों पे गलियों में बैठने वाले लोग आपको पहचानना शुरू हुए? देखिए शेख साहब, ब्रॉडकास्टर, बेसिकली तो आप ब्रॉडकास्टर, रेडियो के हवाले से लोग मेरी आवाज़ से पहचानते थे कि राशिद महमूद बोल रहा है, लेकिन मेरा विजुअल क्या है ये किसी को इस मुल्क में नहीं पता। मेरा जो सबसे पहला स्क्रीन का काम है, नसीम इजाजी साहब का आपको याद होगा, ये बड़ी दहाइयों पहले सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैंने किया था टेलीविज़न पे, वो कराची टेलीविज़न से मेरा आगाज़ है। शाहीन, नसीम इजाजी साहब का नावल था। मोहसिन अली बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान टेलीविज़न का, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने मुझे लिया, मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, ऐसे एक मुलाकात में, और ये कोई प्लान्ड नहीं था, लेकिन मेरे दिल में ज़रूर था कि यार मुझे स्क्रीन पे मेरे सामने पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान लाहौर में उसका आगाज़ हुआ, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने नहीं बॉदर किया। मैं भी नहीं उनको कहा कि मुझे लो या लो। तो मेरा वो जो पहला काम है वो इत्तेफाक है वहाँ कराची टेलीविज़न से हुआ। मोहसिन भाई ने मुझे उसमें लिया और उसके मेजर एक रोल में ले लिया। कन्विंस हुए, मेरी थोड़ी सी मीटिंग में तो कहने लगे कि आपने टीवी पे काम क्यों नहीं किया। मैं कहा जी मेरे सामने बना, लेकिन मुझे दिया ही नहीं किसी ने, तो मैं सड़क पे तो करके दिखा नहीं सकता। तो वो कहने लगे अगर मिले तो। मैंने कहा जी ये कोई टांगे का पार्ट होगा वो तो नहीं करूँगा। क्यों? मैंने कहा मैंने अपने अंदर एक बहुत बड़ा एक्टर बांध रखा हुआ, तो मैं कर सकता हूँ। तो कहने लगे अगर मैं आपको चैलेंज दूँ तो आप कैसा करें? मैं कहा मौसम भाई ऐसा करूँगा कि आप याद करें। यही मेरी ऑडिशन थी, यही वो क्या था किरदार, कुछ उसका डायलॉग आपको याद होगा? मैं बताऊँगा, मैं आपको कहूँगा तो सारी दुनिया जानती है जो बड़े हो गए। जी जी। अब 40 साल पहले वो था, मैंने स्पेनिश किंग का रूल किया था, किंग फर्डिनेंड, स्पेन का किंग। ताहरा वास्ती एक विजुअल, डोमिनेटिंग विजुअल वाली उस दौर की वो खातून थी, वो मेरी मलिका थी। इस्माइल शाह और मैं दोनों पहली बार आए थे उसमें। बस वो दिन आज का दिन है। फिर इस मुल्क में मेरे रब ने मेरी उसी एक सीरियल ने मुझे, वो मेरी ज़िंदगी की पिछली दहाइयाँ जो मेरे अंदर था कि यार ये मुझे दे, वो उस एक सीरियल में कंपनसेट हो गया। फिर उसके बाद ये सिलसिला आज तक मैं स्क्रीन से ऑफ नहीं हुआ। ये जब टेलीविज़न के ये वाले आ गए ये चैनल्स, तो मैं उसके आगाज़ में भी जो शुरू में बने मैं उनमें भी था। वो एक किरदार आपने शी मैन का शायद किया था। वो मैंने किया था। काजिम पाशा साहब ने, वो इस मुल्क के अब रिवाज हुआ ना अब्रॉड जाने का, तो उन्होंने तो कई दहाइयों पहले, ये एसटीएन के ज़माने की बात है, ये चैनल वैनल कोई नहीं थे, तो एक सीरियल हमने थाईलैंड में किया था, उसमें मैंने शी मैन का रोल किया था। इल्ज़ाम टाइटल था। एजाज था और भी बड़े नामवर लोग थे उसमें, सारे के सारे। हुमायूं सईद भी थे उसमें। तो उसमें भी फिर ये एक ऐसी एक बरकत, एक ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से इस तरह का होता चला गया कि जो कुछ किया, ग्रूमिंग तरबियत में तो था ना। मैंने रेडियो से लफ्ज़ों का हुनर और लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना मुझे रेडियो पाकिस्तान में किया। मैं जब रेडियो ज्वाइन किया था तो सूफी तबस्सुम साहब हुआ करते थे रेडियो पे, नासिर काज़मी, जिनकी ये सारी दुनिया फैशन के तौर पे यूथ भी जिन्होंने कभी देखा भी नहीं हो,
मैंने उनके साथ काम किया। मिर्ज़ा अदीब हुआ करते थे, मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब, अखलाक अहमद देहलवी साहब, अजीज़ुर रहमान साहब, मुजफ्फर हुसैन, ये वो लोग हैं जो लेजेंड थे, लिविंग लेजेंड्स थे अपने दौर के। तो उनकी सोबतों में रह के और फिर मैं अपने बड़ों को सुना करता था, उनकी सोबतों में बैठता था, सुनता था। तो ये सारे असरार और रमूज़ जो है मेरे उन बड़ों का फैज़ है जिनके साथ रहा मैं, और मैंने वो सारे का सारा वो मेरी ज़िंदगी। मैं आज भी सीखने के प्रोसेस में, मुझे कभी कोई जो आज मेरे जूनियर बाद उस्ताद जो है, मैंने कहा मैंने तबला सिखाया तो मैं कहा का उस्ताद हूँ तेरे बेटा, मैं तो खुद अभी भी सीखने के प्रोसेस पे हूँ। तो राशिद सुनिए, साहब, ज्यादा किरदार आपने नेगेटिव किरदार अदा किए और हमेशा आपने हाँ वो उसमें मकबूल हाँ, हुए। जी हाँ। उसकी क्या कोई खास वजह? उसमें यह है कि चूंकि पहला मेरा जो रोल था जिससे मेरा ब्रेक थ्रू हुआ वो स्पेनिश किंग, वो भी नेगेटिव रोल था। उसके बाद जो दूसरा मैंने कराची का सीरियल किया, अब्दुल कादिर जुनेजो साहब की ज़िंदगी का पहला नेटवर्क का सीरियल था दीवारें, हारून रिंद साहब, वो भी अब अल्लाह मियां के पास होते, वो भी नेगेटिव रोल था और वो इंटीरियर सिंध का रोल। मुझे नेगेटिव रोलों में सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग और प्लस पॉइंट रहा मुझे सब वो ये रहा कि मुझे हर बार एक होता ना मोनोटनी, एक ही रोल रिपीट, नो, ऐसा अल्लाह ने एक मेरा भरम रखा उस वर्सटैलिटी में। पहला बादशाह, दूसरा इंटीरियर सिंध का, पथारीदार अंदरून सिंध का, ये जो होते हैं डकैतों और उनके हेड जिसकी मर्जी। तो मुझे हर बार एक कल्चरल रेफरेंस मिला, प्रोविंसेस के लैंग्वेज टेंचेस जो है उसका मुझे मौका मिला। तो मुझे वो वर्सटैलिटी इतनी मिली। और फिर मैंने जब मैं हिट हो गया तो मैंने वो शाहीन के बादशाह को साथ लेके नहीं चला। जिस दिन ये मेरी एक समझ ले मेरी ग्रूमिंग में, मेरे उस प्रोसेस में ये रब ने एक अता रखी मुझे कि मैं जब मेरा आखिरी शॉट हुआ ना पहले का, तो मैं उस स्पेनिश किंग को वहीं छोड़ के आ गया, उसको साथ लेके नहीं चला। फिर अल्लाह ने कुछ, फिर मुझे ऐसा भी फील हुआ कि मेरे मुल्क के व्यूज़ जो हैं उनको ये भला आदमी बुरे काम करता हुआ कुछ ज़्यादा कन्विंसिंग लगा। मेजॉरिटी मेरे नेगेटिव रोलों की है जो मैंने की, लेकिन इस मुल्क में सुबहानी व यूनुस और मोहम्मद कवी खान साहब के बाद तीसरा फ़र्द मैं हूँ जिसने पाकिस्तान टेलीविज़न पे मिर्ज़ा गालिब का रोल भी किया है। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में फिर एक अमेरिकन टीम आई थी, उन्होंने एक बायोग्राफी और एक फिल्म बनाई थी सागर सिद्दीकी की ज़िंदगी पे, वो रोल भी मैंने किया। इसी तरह के और मुख्तलिफ तरह के। तो ये है कि वो जो एक ग्रूमिंग रेडियो की थी उसमें नेगेट कर करके मैं राशिद महमूद निकाल के उस रोल में आता हूँ, तो मेरा अल्लाह मियां मेरे भरम रख लेता है। बाकी सारी दुनिया बहुत अच्छी है, एक ब्लेसिंग भी है। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। फिल्में भी ऐसे आया, फिल्में भी बेशुमार नेगेटिव रोल सुल्तान राय साहब से लेकर शान साहब इन सबके साथ किए। लेकिन जब सैयद नूर साहब ने मुझे अपनी पहली फिल्म में लिया तो उन्होंने कहा राशिद ये आपने मेरी फिल्म कर दी, तो मेरे दिल में यही था कुछ नेगेटिव। जब उन्होंने मुझे बताया पहली फिल्म जो मैंने उनके साथ की वो थी डाकू रानी। अब उसमें इस कदर पैथेटिक 11 फिल्म की रीलों में वो बाप है और बेटी है। मैं साइमा हमारा मुल्क की बहुत ही आला आर्टिस्ट, लेजेंड है वो भी फिल्म इंडस्ट्री की, उसके बाप का रोल था। इस कदर पजीराई मिली कि आंसुओं से रो पड़े लोग उस डाकू रानी में। तो फिर इस तरह ये वेरिएशंस जो है ये एक ब्लेसिंग है जिसकी वजह से तो अब मोस्टली मेरे नेगेटिव कम होते हैं, अब पॉजिटिव रोल जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। ड्रामों में भी, ड्रामों में अगर मैंने 5 ड्रामे किए तो उसमें 2 नेगेटिव है तो 3 पॉजिटिव। तो ये एक भरम जो है, एक ब्लेसिंग है, दुआ मैं समझता हूँ कि मेरे व्यूअर्स की उनकी है कि वो मुझे उनकी एक ब्लेसिंग भी मेरे साथ है। तो चल रहा है, भरम चल रहा है, चलता रहेगा इंशाल्लाह। राशिद साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न पर अब एक ड्रामा, तुर्की का ड्रामा अर्तुगरुल गाजी जो है वो दिखाया जा रहा है। डायरेक्टर जो हैं सैयद नूर, उन्होंने भी तनकीद की कि
गैर मुल्की ड्रामों को इस तरह से प्रमोट नहीं होना चाहिए। हालांकि वो ड्रामा अर्तुगरुल गाजी जो है बहुत मकबूल हुआ, क्या समझते हैं आप? देखिए, जहाँ तक तो अर्तुगरुल गाजी के कंटेंट्स की बात है, प्रोडक्शन वाइज बहुत अच्छा है, बड़ा लेविश है, बाकायदा सारा प्लानिंग से उसको बनाया गया और किसी एक कमिटमेंट और टारगेट से बनाया गया। और लेकिन ये हिस्ट्री जो है ना, जिस पीरियड की वो सारी कहानी है, वो है 13वीं सदी और उसका आज की एनवायरनमेंट जो मैं समझता हूँ कि मेरे रिलीजन में बेशुमार, हमारी हिस्ट्री में बेशुमार ऐसी चीज़ें जो फिजिकली शायद नहीं हुई, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम जब मैं अपने रिलीजन की बात करता हूँ, उसको कम्युनिकेट करना होता है दूसरों तक, तो उसमें मेरी वो तमाम विशेज़, वो मेरी तमाम वो खूबियाँ जो शायद उस की सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में नहीं भी होती, तो वो मेरा राइटर जो है अपनी वेल विशिंग में उनको डाल लेता है। बहुत अच्छा है, वो चल रहा है, पजीराई भी उसको, व्यूअरशिप बड़ी आउटस्टैंडिंग व्यूअरशिप है। लेकिन मेरा एक सवाल है अपने मुल्क के अरबाब अख्तियार से कि आपने जब ये इस कदर तवातर से मुख्तलिफ चैनल्स पे लगातार वो लगा होता है, हमारे होम जो मेरे मुल्क का पाकिस्तान टेलीविज़न, उस पर भी ये मुस्तकिल दिखाया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, मोटिवेशनल बात है। लेकिन इसमें एक जो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, वो ये है कि क्या हम इस 72-73 बरस में अपने हीरोज़ जो हमारी इस ज़मीन से रिलेटेड है, वो हमारी साइकी से रिलेटेड है, हमारे इस दौर से रिलेटेड, तो ये हमने कन्फेसिस कर लिए ना कि हम अपने उन हीरोज़ पे करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो आज तक पीटीवी पे इन्वेस्ट किए, तो हम अपने लोगों को उनसे मोटिवेट नहीं कर पाए। साबित हो गया ना कि नहीं कर पाए। बड़ी अच्छी बात है, चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ चलाया है आपने, बड़ा अच्छा किया, चले वो बड़ी खूबसूरत। लेकिन तुर्की भी तो हमारे ड्रामे चलाए ना, जैसे मेरे मुल्क में बराबर के पड़ोस की ड्रामों की एक यलगार रही, फिल्मों की यलगार रही, सारे का सारा कुछ रहा, और वो चलते रहे हमारे सब चैनलों पे हर जगह। अब वो बंद हो गए, तो क्या ज़रूरत ये नहीं है हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न को कि हम हिस्ट्री, मेरा शाहीन जो मैंने तज़किरा किया सबसे पहले, वो भी इसी तारीख के हवाले से था, उस स्पेन का जो आज भी उन्हीं के पास, उसी की कहानी। उसके अलावा हमने अपने हीरोज़ की बेशुमार सीरियल्स और ड्रामे यहाँ बनाए, तो चलाए, उसको भी चलाए, लेकिन वहाँ तुर्की में हमारे ड्रामे भी तो भेजे ना, तुर्की में वो डब करके वो भी चलाए। कोई इस तरह का पैकेज होना चाहिए। ये ठीक है, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं, चल रहा है चले। इस मुल्क में जो भी साहिब अख्तियार हो तो मर्जी तो उन्हीं की चलनी होती है। मुझे कभी कभी मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है शेख साहब, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मैं तो कोई ऐसा साहिब अख्तियार, जो साहिब अख्तियार वो नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करूँ। और फिर मेरे मुल्क में एक और बड़ा मसला है कि हम सब एक दूसरे पर नज़र रखें, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। वो मुझे अपने इस गिरेबान में झांक के देखना है कि ये मुल्क जो शनाख्त देता है, जहाँ से आप रिज़्क़ अल्लाह देता है, आपको भरम देता है, डिग्निटी देता है, हम हमारे फ़राइज़ में तो हम अपने फ़राइज़ से भी गाफिल हैं। मैं भी मुजरिम हूँ इस सारे आफ्टर इफेक्ट का। तो इसी तरह का है, बस ये चल रहा है। शेख साहब, एक चाय का कप पी लिया जाए, फिर मुझे अपने उस काम पे भी आना है जहाँ से मुझे पैसे मिल रहे हैं। चले चलो। खुद को आप बाबा कहते हैं, जिंदगी की कितनी बहार है देख लें। मैं 70 बरस का हूँ, बट आई एम यंग ओल्ड मैन। मेरी फिजिक से आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। मेरे अहद के लोगों को एक आध को छोड़कर बकिया का किसी का पेट उसके इख्तियार से बाहर निकल गया, किसी का मुंह लटक गया, किसी का कुछ हो गया। मैं अगर आज बालों को
रंग लूँ। मैं तो 40 बरस से सफ़ेदी का इंसिग्निया लिए फिर रहा हूँ। तो मैं हमेशा से बुजुर्ग था मुजाहिद साहब। मैं वो जो जवानी का एक पीरियड होता है ना, वो मेरा शायद है ही नहीं। मैं बचपन से ही बुजुर्ग था। तो प्रिकॉशंस रख के जो इत्दाल और सारी ज़िंदगी की वो चीज़ों को जहन में बना के अपना सफ़र पे निकलता है, तो वो हमेशा बुजुर्ग ही होता है। तो मेरी अल्लाह का शुक्र है। बालों की सफ़ेदी पे मुझे अक्सर सवाल हो जाता है, यार राशिद साहब आपके हम असर जो उनको तो काले स्याह बाल है, आपके दूध की तरह सफ़ेद है। तो मैं उनको कहता हूँ कि बेटा विग के जो पैच होते हैं उसमें सफ़ेदी नहीं आती, वो जो लगे होते हैं वो हमेशा वही रहते हैं। तो मेरे जब बालों पे सफ़ेदी आई तो फिर मैंने रंगा नहीं इनको, क्योंकि मैं कोई हीरो तो ज़िंदगी में रहा ही नहीं ना। कैरेक्टर रोल्स जो थे, तो कैरेक्टर रोल्स जो होते हैं वो मेकअप वाला मुझे एक 10-15 मिनट में मुंडा बना देता है, आज भी बना देता है। और फिर एक और चीज़ है मेरी बालों की सफ़ेदी की, कि मेरे बड़ों ने, मेरे आबा ने मुझे कहा था कि बेटा ज़िंदगी में किसी भी रूट पे किसी भी हवाले से निकलो तो तवज्जो जो है उसे खून पे रखनी है, वो सफ़ेद नहीं होना चाहिए। तो मेरी ज़्यादा तवज्जो खून को लाल रखने पे रही, बालों पे उन्हें कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी। राशिद साहब, मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सानहा बेटा आज से 50 बरस पहले का है। आज भी रोज़ उसी घर में जाता हूँ। उस एक से ही इस तरह पेट और नीयत और दिल और दिमाग भर गए कि आज भी उसी घर में जाता हूँ। ये अटैक हुए मुझ पे बहुत, लेकिन नहीं, मैं बुज़दिल आदमी था। और फिर मुझे मोहब्बत अपने काम से रही। मैं आज भी उतने क्रेजी हूँ जितना मैं इस शोबिज़ में आए पहले दिन में था। राशिद साहब, यहाँ पे आने की क्या वजह है? कोई स्पेशलिटी यहाँ पे कैफे में है? देखो, चाय जो है ना, चाय ये हमारे मिनहसुल कौम इस तरह से ना चाहते भी हमारी ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो गई हुई है कि हम सब के सब, जो कोई कहता है ना मैं चाय नहीं पीता, तो वो ऐसे स्टाइल मार रहा होता है, वो छुप के घर में पीता है चाय। तो चाय जो है उसकी एडिक्शन है हमें। और उसमें जब आप चाय पीने वाले हो जाते हो ना, तो फिर आप उसके एक्सक्लूसिव से टेस्ट जो है ना उसकी मार्किंग में रहते हो। ये मैं यहाँ शेख साहब आपको इसलिए लेके आया हूँ कि आज मैं आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव चाय पिलवाऊँ। ये चाय जो आप पियेंगे ना, इसका टाइटल है तवा चाय। ये तवे पे वो उसके मिट्टी के जो जार है उसमें बनती है। तो यहाँ वाली जो चाय है वो इस हवाले से आप पियोगे तो फिर आपको मेरे इसका, इसलिए मैं इस मेन्यू पे लेके आया हूँ। चाय के आने का इंतजार करते हैं, उतनी देर हम गपशप चले करते जी, हैं। बिस्मिल्लाह। राशिद साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी एक वाबस्तगी रही, लेकिन कुछ अरसे से आपके कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए जिससे ये जाहिर होता है कि कोई नाराज़गी का एलिमेंट उसमें हमें मिलता है। देखिए शेख साहब, मैं बड़ी खुली किताब हूँ इस मुल्क में। 70 बरस का मैं हो गया हूँ, जिसमें से 60 इयर्स जो है वो मेरी प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन है। मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 50 बरस टेलीविज़न और इधर इधर ये सारा जो किया तो उसके बाद मिला था। इस मुल्क में तो 5-5 घंटे में भी लोगों को मिले हैं, 5-5 दिनों में भी और 5-5 महीनों में भी मिली। तो मैं तो सारी ज़िंदगी के अदवार जो जितनी इस पाकिस्तान की उम्र है, मैं उससे कुछ घंटे ही छोटा हूँ ना, वरना तो मैंने सारे का सारा जो फिजिकली सब कुछ देखा हुआ है। तो उसमें ये जो इनके नारे थे वो बहुत अच्छे थे कि यार हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, फलां करेंगे। लूटा हुआ कहा गया, बहुत लूट के ले गए, ये हो गया, वो हो गया। हम ये सारा कुछ वापस, और एक नया पाकिस्तान होगा जिसमें नौकरियां भी होंगी, गरीबों को ये भी मिलेगा, वो भी।
अब इससे ज़्यादा और किसी भी उस नेशन या उस ज़मीन के सिटीज़न की प्रिविलेजेस और हर फर्द यही चाहता था। अल्टीमेटली 2 बरस गुजर गए, जो जो कहा गया उसमें से कोई एक फिजिकल इम्प्लीमेंट्स जो हैं जिसके ज़रिए आपको वोट मिले, उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं होगी। ये बड़ी तकलीफ दी और दुख वाली बात है। लूटी हुई रकम लाई जाए, अरे जिनको आप कह रहे हो लूट के, वो तो सारे मुल्क से बाहर चले गए। कैसे चले गए वो? किसको पकड़ा आपने? उसमें यह है कि पिछले दौर, आपके उस दौर में भी जो कुछ कबाते जिन पे एलिगेशन बने वो भी मुल्क से बाहर है, किसने जाने दिया उन्हें? तो ये कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ गिमिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अल्लाह करे ऐसा ना हो रहा हो, लेकिन वो दिख नहीं रहा। अब उसकी मैं मिसाल देता हूँ। मैं अपने शोबे के हवाले से बात करता हूँ। आपको पिछले दिनों आपके बिल में है वो जो कॉन्फ्लिक्ट मेरा पीटीवी से हुआ। रेडियो जो है मेरी इब्तदा है, मेरा मदर इंस्टीट्यूट है, फिर टेलीविज़न है, हमने सारी ज़िंदगी डिवोट की। अब उसमें इस तरह के बेशुमार लोग आ गए जिन्होंने आके जो काम हमारी शनाख्त था वो बंद कर दिया, जिस काम के लिए उनको रखा, और वो अपनी शनाख्त बनाने निकले हुए हैं। उसमें किसी की तनख्वाह 20 लाख है, किसी की 15 है, किसी की कितना। अरे जिस बंदे के अंदर शेख साहब रब ने जिसके कंटेंट्स में एस्थेटिक्स नहीं रखी हुई, मुझे स्टीवन स्पीलबर्ग उसमें से निकाल के दिखा दे कुछ। या तो आप ये मान जाए ना कि हम सिर्फ पैसों के लिए अब सरवाइव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इदारे रेडियो टेलीविज़न ये सारा कुछ जो है ये अपनी नेशन को, अपने लोगों को, अपनी ज़मीन, अपनी इक़्तिदार, अपने कल्चर, अपनी रहतन और करंट उनसे जोड़ के रखने का इदारा होता है। आपने बकिया सब कुछ निकाल के ये जो टेलीविज़न है इसको पिछले अदवार में भी अपनी प्रोजेक्शन, अपनी उस पोर्ट्रेल के लिए क्या, और अब तो मुकम्मल उसमें वो हो गया ड्रामा वामा। बरस बरस से मेरे टेलीविज़न पे जो मेरा असल काम था, हमने सारी ज़िंदगी यही किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे मेरे कामों पे मिला ना, या मैं कुछ और इजाद किया था। इसी तरह मेरे और आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा बंद कर दिया। फिर चैनलों की एक भीड़ आ गई मेरे मुल्क में, उस पर शुरू में बहुत अच्छा। अब वहाँ भी ख्वाब जो है वो बिक रहे हैं। ख्वाब बड़ी आसानी से बिकते हैं दुनिया में और हर जगह बिकते। यहाँ भी वो कल्चर डिलीट हो गया, कदरें डिलीट हो गई, बेहुदा स्क्रिप्ट आ गए, गिमिक्स, रेटिंग रेटिंग रेटिंग। किस रेटिंग की बात करते हैं आप? इलेक्शन से बड़ी रेटिंग को होती, जिसको वोट मिलते हैं वो ही साहिब इक़्तिदार होते हैं ना। तो रेटिंग का इससे बड़ा पैमाना और तो कोई नहीं हो सकता। तो उसको भी नहीं, अब तो अमेरिका में नहीं मानी जा रही, तो कहाँ गई वो रेटिंग की रेटिंग? सो कॉलो फेल में तजाद है। मैंने छोड़ दिया वो कॉन्फ्लिक्ट में जो वो पैसों का हुआ, बाद में मुझे उसकी उतनी ही पेमेंट बना के भेज दी गई जो, तो पहले क्यों नहीं दी भाई? इसी तरह पिछले दिनों रेडियो का वो जो थे, ये वो लोग थे, उनको एक ही दिन में को 750-800 उनके जो वर्कर थे जो पिछले 20-30 साल से रेडियो पे काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। मैं भी तो सारी ज़िंदगी, मैं तो नहीं मुलाजिम रहा, आज भी मैं रेडियो पे काम करता हूँ। ड्रामा उनका साल में को 2-3 बार मुझे, हाँ लो भी आ गया जी, तो वो सारा कुछ करता हूँ। लेकिन जब उनको निकाल दिया तो मैंने उस पर भी ऐलान किया कि मैं तब तक अब रेडियो पे भी काम नहीं करूँगा जब तक इनको इनका राइट। आप ये क्या कर रहे हो यार? आपका तो वादा था हम नौकरियाँ देंगे, तो ये तो पता नहीं कितने बेरोजगार होते चले जा रहे। और हम जब उस पर एहतजाज करते उसको सुनने वाला कोई नहीं। किसी ने मुझसे मशावरत की कि क्यों छोड़ दिया तूने पाकिस्तान टेलीविज़न? मैं बताता बजे, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा। और उसमें अपनी लॉजिक्स क्रिएट करके अपने सर्वाइवल की गए। तो कॉलो फेल का तजाद है। मैं नहीं करूँ, मैंने बहुत काम कर लिया, वो मुझे ज़रूरत भी नहीं। दाल रोटी जो है वो मेरे रब का वादा है, हमेशा सबके साथ है। वो मुझे वो देता है जितनी मेरी ज़रूरतें, थोड़ी या ज़्यादा। वो मैं किसी को अगर ज़िंदगी में देने के काबिल नहीं रहा तो मुझे मांगना भी नहीं पड़ा। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग और क्या होगी? राशिद साहब, जो पंजाब की हुकूमत है, जैसे कि सरदार उस्मान बुज़दार हैं, जी हाँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे कुछ दिन पहले तक, फयाजुल हसन चौहान साहब, आप उनको किस तरह से देखते हैं? उनके काम को किस तरह से देखते हैं? फयाजुल हसन चौहान साहब, मेरी उनसे एक फ्रैंकनेस हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाज़ दफ़ा
वो वेल विशिंग में थोड़ा सा ओवरडू हो जाते हैं, कुछ जज्बाती होकर ज़्यादा बोल जाते, लेकिन मेरे हिसाब से वो अच्छे आदमी है, बुरे आदमी नहीं है। मैं उनकी फेवर में हूँ। और सरदार उस्मान बुज़दार साहब, वो भले आदमी, शरीफ है। वो उन्होंने हमारी अभी तक कोई मुलाकात ही नहीं हुई, ना उन्होंने इस पंजाब की हवाले से मेरी कम्युनिटी की उन्होंने भी पता नहीं किससे मशावरत करते होंगे, किन के जिनसे करें। मैं तो कभी उनसे मिला नहीं, तो जैसा उनके बारे में तासुर है कि वो शरीफ आदमी है। सीएम जो साहिब इख्तियार होते, शराफत तो एक पहला हथियार है किसी का होना, उससे बड़ा जेस्चर क्यों। लेकिन अगर शराफत ही साहिब इख्तियार के लिए है तो उनसे ज़्यादा शरीफ मेरे मुल्क में लोग बड़े, फिर उनको लगा देते। उनके साथ कुछ कारकर्दगी का भी होता है। पंजाब जो है ना, पंजाब ये पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा गढ़ है। मोस्टली आपकी ज़िंदगी में आप भी माशाल्लाह कुछ दिहाइयाँ तो आपने भी देखी। जब भी कोई तहरीक या कुछ होती वो पंजाब से उठती है। जिस दिन पंजाब कहता है ना, ये आप अयूब खान से लेके आज तक आ जाए कि जब पंजाब कहता है आवे ही आवे, आवे ही आवे, तो वो आ गया होता है शाम तक। और जिस दिन पंजाब कह देता है जावे ही जावे, तो वो अगले दिन होता नहीं है, वो चले जाता है। तो ये फैक्ट्स हैं जो एक्सपीरियंस में, ये मैं कोई उसमें अपनी तरफ से बना के नहीं, ये पिछली उसकी मिसालें मौजूद हैं। तो अरबाब इख्तियार को अब थोड़ी सी हिम्मत और हौसला भी चाहिए। हम मजदूर लोग हैं, मैं भी मजदूर हूँ, कहाँ से सरवाइव करेंगे, काम भी नहीं है हमारे पास। और चीज़ जो है ग्रॉसरी वही है, हर चीज़ वही है, हर महीने उसका 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 जो है वो मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है और कोई उनको पूछने वाला नहीं। ये कॉलोफेल के तजाद हैं। आपको एक जुर्रत से, हिम्मत से ऊंची उड़ान के लिए लंबे परों की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत की, डिवोशन की ज़रूरत होती है। फिजिकल इम्प्लीमेंट्स करें, अगर हैं ये कबाते और आपके पास सबूत है तो लटकाएं इनको, टांग दें। क्यों नहीं टांग रहे भाई? है कोई जवाब इसका? इसका जवाब जो है, मुझे भी, मैंने वहाँ भी काम छोड़ दिया, यहाँ भी छोड़ दिया। अब देखो कोई इस उम्र में कहाँ कोई जॉब देगा मुझे कि मैं खराद का काम ही सीख लूँ। जो मैंने किया उससे तो डिनाइल हो गया, इस कदर दिल दुख गया कि मैंने दोनों जगह, मैं करूँगा ही नहीं, ये कुछ नहीं करूँ, कितना जी लूँगा मैं। और अब मैं अपने मोटो को, जो मेरे आबा ने मुझे सिखाया, जो मैंने अपनी सराउंडिंग से, जो मैंने अपने माहौल से ज़िंदगी में जो ग्रूम किया, मैं इस उम्र में उससे डिनाइल नहीं कर सकता। मैंने उसी पे चलना है। जहाँ फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं होती वहाँ सिर्फ ख्वाब होते हैं। ये हो जाएगा, जो लम्हा मौजूद है उसमें ये वो कर रहा, फलां कर रहा है, वो कर रहा। अपने गिरेबान में मैं नहीं झांक रहा कि मुझे क्या करना है। इर्तिका के लिए खुद एहतसाबी सबसे बड़ा जेस्चर है जो हम नहीं कर रहे। हम दूसरों पे नजर रखें। शाम की चाय हमारे साथ। जी शेख साहब, कैसी लगी? बहुत मजे की, एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव। इसलिए यहाँ लेके आया था। और मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी हो गए। उधर ये लाइट वाइट का हो गया, उधर वो भी चीखें न मार रहे हों। आपकी नदीम शूटिंग। चीमा साहब शूटिंग, अभी जाके मैंने उनका वो गेटअप भी, वो सारा कुछ वो करना है। तो दुआ करता हूँ कि मेरे पाक परवरदिगार खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसके अंदेशा ज़वाल ना हो।